हेलो दोस्तों, आज का हमारा चैप्टर है प्लेस ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी एंड आईजीएसटी एक्ट। हमने जो चैप्टर अभी तक कवर करे हैं लेवी के अंदर, वो क्या क्या थे दोस्तों? लेवी था, लेवी ऑफ अंडर सप्लाई। फिर हमने पढ़ा टाइम ऑफ सप्लाई, जिसके अंदर हमने टाइम ऑफ सप्लाई को बोला कि ये हमें इसलिए समझना है कि अगर हमें इसकी रेलिवेंसी है टू डिटरमाइन जीएसटी लायबिलिटी। फिर दोस्तों हमने वैल्यूएशन चैप्टर पढ़ा। वैल्यूएशन चैप्टर जो हमने पढ़ा उससे हमने उसकी रेलिवेंसी क्या थी कि अगर जीएसटी टैक्स कैलकुलेट करना है तो उसके लिए वैल्यू का होना कंपलसरी है, बिकॉज जीएसटी इज एड वैलोरम टैक्स, जो कि एक परसेंटेज रेट होता है और वो किसी वैल्यू पे चार्ज होता है। तो ये वैल्यू इसलिए हमें निकालना है। अब क्या है तो दोस्तों, प्लेस ऑफ सप्लाई की रेलिवेंस ये है कि ये ड्यूल जीएसटी स्ट्रक्चर है इंडिया के अंदर, जहां पर दो गवर्नमेंट इस टैक्स को कंट्रोल कर रही हैं। एक सेंट्रल गवर्नमेंट है जो कि सीजीएसटी और आईजीएसटी को कंट्रोल कर रहा है, और दूसरी तरफ स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव हैं जो कि एसजीएसटी यूटीजीएसटी को कंट्रोल कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये टैक्स कब किस ट्रांजैक्शन पे लेना है वो जो डिटरमाइन होता है वो प्लेस ऑफ सप्लाई से होता है। दूसरा दोस्तों, ये जो जीएसटी है वो एक वैट मॉडल पे चलता है, वैल्यू एडिशन मॉडल पे चलता है, जिसमें कि हम जो टैक्स कलेक्ट करते हैं वो डेस्टिनेशन बेस पे करते हैं, कंजम्पशन बेस पे करते हैं। तो कंजम्पशन मतलब जहां पे वो प्रोडक्ट जो गुड्स है, वो सर्विसेज जहां कंज्यूम हो रही हैं वहां पे टैक्स कलेक्ट करना है। तो उस प्लेस को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़ना है। इसी तरीके से दोस्तों, टैक्स बर्न बाय द फाइनल कंज्यूमर, टैक्स कौन बियर करता है? फाइनल कंज्यूमर बियर करता है। तो हमें फाइनल कंज्यूमर की लोकेशन आइडेंटिफाई करनी है। और दिस प्लेस मोर रेलिवेंट इन केस ऑफ सर्विसेज। गुड्स के केस में गुड्स तो क्या है? टेंजिबल है, उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसकी मूवमेंट को देख सकते हैं कि वो कहाँ जा रहा है, वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है या सेम स्टेट में बिक रहा है। बट सर्विसेज जो कि इंटेंजिबल है, जो नहीं दिखती है, तो इस केस में दोस्तों ये तो बहुत जरूरी है कि हमारे पास कोई लॉ फ्रेमवर्क हो जो ये बताए कि ये सर्विसेज कब हम मानेंगे कि ये विद इन स्टेट है और कब आउट ऑफ स्टेट है। और उसके बाद दोस्तों, जब लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज इज रेलिवेंट, तो उससे हमें क्या पता लगता है? इंट्रास्टेट है कि इंटरस्टेट है। इंट्रास्टेट है दोस्तों, सीजीएसटी, एसजीएसटी या यूटीजीएसटी लगेगा, और इंटरस्टेट है तो दोस्तों आईजीएसटी लगेगा। इसी तरीके से दोस्तों, अगर कोई माल या सर्विसेज इंडिया से बाहर जा रही है, इंडिया की टेरिटरी से बाहर जा रही है, तो वो इंपोर्ट है या आ रही है तो एक्सपोर्ट है। ये भी कैसे डिसाइड होगा? प्लेस ऑफ सप्लाई से। तो दोस्तों, ये इतनी सारी रेलिवेंस है प्लेस ऑफ सप्लाई की, तो समझ सकते हैं कि प्लेस ऑफ सप्लाई कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये डिसाइड करने के लिए कि हमें कौन सा टैक्स कलेक्ट करना है। और अगर मैं इसे आपके प्रोफेशनल करियर में भी देखूं तो बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन, सबसे ज्यादा क्वेरीज जो आएंगी वो प्लेस ऑफ सप्लाई को लेके आएंगी। इसलिए दोस्तों जरूरी है कि इस चैप्टर को बहुत ही हम बारीकी से समझें, अच्छे तरीके से समझें, बार बार इस सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करें और उसको एकदम एक तरह से पूरा ग्रिप में कर लें, जहां पे इससे कहीं पे भी हमें कंफ्यूजन ना हो, ये निकालने के लिए, ये बताने के लिए सर इस सर्विसेज में, इस गुड्स में हमें क्या देना है, इसको हम क्या बोले, इंटरस्टेट बोले या इंटरस्टेट सप्लाई बोले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, इस प्लेस ऑफ सप्लाई के अंदर दो ही तरीके की सप्लाई होगी, या तो इंट्रास्टेट या इंटरस्टेट। और ये इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट की सप्लाई जो दोस्तों जीएसटी के अंदर, सीजीएसटी, एसजीएसटी के अंदर नहीं बताया गया है, इसको कहां बताया गया है? आईजीएसटी एक्ट के अंदर। आईजीएसटी एक्ट का सेक्शन 8 बोलता है कि इंट्रास्टेट सप्लाई, जहां पे लोकेशन ऑफ सप्लायर, माना इस एग्जांपल के अंदर मुंबई के अंदर है लोकेशन ऑफ सप्लायर, सप्लायर कहां बैठा हुआ? मुंबई, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र स्टेट के अंदर है।
और जो प्लेस ऑफ सप्लाई है उसने सप्लाई कहाँ करी है, वो पुणे में करी है, और पुणे भी कहाँ आता है, महाराष्ट्र में आता है। तो ये दोनों एरिया कहाँ पे हैं दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर हैं। तो इस ट्रांजैक्शन को हम क्या कहेंगे, इंट्रा स्टेट कहेंगे। अब दोस्तों इंटर स्टेट के लिए जो कि सेक्शन 7 ऑफ IGST एक्ट के अंदर बोला गया है कि जहां पे लोकेशन ऑफ सप्लायर वो एक स्टेट के अंदर है, मान लेते हैं कि दिल्ली के अंदर सप्लायर की लोकेशन है, और प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ है, मुंबई में, महाराष्ट्र में है। तो यहाँ पे 2 स्टेट हैं, सप्लायर दिल्ली में बैठा हुआ है और सर्विस कहाँ दी गई है, मुंबई महाराष्ट्र में दी गई है। तो ये दोनों अलग अलग स्टेट हैं। तो इस ट्रांजैक्शन को जहां पे एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर सप्लाई हुई है तो इसको हम क्या कहेंगे, इंटर स्टेट सप्लाई कहेंगे। तो दोस्तों अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं प्लेस ऑफ सप्लाई के अंदर, इन्हीं चीजों को हम डिसाइड करेंगे कि प्लेस ऑफ सप्लाई इंट्रा स्टेट है या इंटर स्टेट है। अब दोस्तों प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो चैप्टर है, ये आपका सेक्शन 10 से स्टार्ट होता है। 10, 11, 12 एंड 13 ये 4 सेक्शन हैं। 10 और 11, 10 एंड 11 जो है सेक्शन, ये प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स से रिलेटेड है, और 12 और 13, 12 एंड 13 इज पर्टेनिंग टू प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा सेक्शन 10 जो बोलता है वो बोलता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्ट इनटू और एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, यानी कि ये डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ गुड्स की बात करेगा सेक्शन 10। तो सेक्शन 11 किस लिए बात करेगा, डेफिनेटली प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इनटू और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया के बारे में बात करेगा दोस्तों। अब सेक्शन 12 बात करेगा प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज वेयर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड रेसिपिएंट इज इन इंडिया, यानी कि ये डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ सर्विसेज के बारे में बात करेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। सेक्शन 13 फिर दोस्तों क्या बात करेगा, डेफिनेटली कि ये बात करेगा प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज वेयर लोकेशन ऑफ सप्लायर और लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इज आउटसाइड इंडिया। तो ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट वाली सर्विसेज के बारे में बात करेगा। तो दोस्तों अब हम शुरू करेंगे सेक्शन 10 जो कि क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 और सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 ये 2 ही सबसेक्शन है। अब इसके अंदर फर्दर सबसेक्शन है, क्लॉज है, जो कि उसका सबसे पहला क्लॉज कौन सा है, ए है, जो कि बोलता है कि मूवमेंट ऑफ गुड्स अगर है तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी। तो ये क्लॉज बोलता है कि बाय मूवमेंट ऑफ गुड्स बाय सप्लायर और बाय रेसिपिएंट और बाय एनी अदर पर्सन, ये तीनों में से कोई भी पर्सन अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स करता है तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी दोस्तों, लोकेशन ऑफ गुड्स होगी। और लोकेशन ऑफ गुड्स कब होगी, एट द टाइम एट विच मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट फॉर डिलीवरी टू रिसिपिएंट, यानी कि वो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा जहां पे उस गुड्स की डिलीवरी रिसिपिएंट को देने के लिए टर्मिनेट होती है, जहां पे फाइनली वो गुड्स डिलीवर होता है। वो लोकेशन क्या होगी, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। सेक्शन 10 सबसेक्शन ए क्लॉज ए जहां पे मूवमेंट ऑफ गुड्स है। अब इसको दोस्तों एक केस स्टडी से समझ लेते हैं कि गुड्स मूवमेंट क्या हुए। फर्स्ट लाइन में देख रहा हूं कि गुड्स मूवमेंट कहां से हुए, दिल्ली से। डिलीवर कहां हुए, बीकानेर। बीकानेर कहां आता है दोस्तों, राजस्थान के अंदर। लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट भी कहां है, बीकानेर, राजस्थान के अंदर है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन गई दोस्तों, कहां पे गुड्स डिलीवर हुए हैं। यहां पे लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट नहीं देखना है, डिलीवरी देखनी है। रिसिपिएंट ने डिलीवरी कहां ली, वो कहां रहता है हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब है अगर गुड्स की मूवमेंट हुई है तो वो कहां डिलीवर हुआ है, कहां पे उसकी डिलीवरी टर्मिनेट हुई है। तो डिलीवरी कहां टर्मिनेट हुई, बीकानेर में, यानी कि राजस्थान। यानी कि दिल्ली से गुड्स चल के कहां आया है, राजस्थान। तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट क्या हुआ दोस्तों, इस सेक्शन 7 के अंदर इंटर स्टेट सप्लाई हुआ। और इंटर स्टेट सप्लाई है तो दोस्तों क्या लगेगा, IGST लगेगा। दूसरा केस दोस्तों कि गुड्स मूव कहां से हुए हैं, दिल्ली से हुए हैं। डिलीवर कहां हुए हैं, दिल्ली के अंदर हुए हैं।
लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट कहां पे है दोस्तों? बीकानेर में, यानी कि बीकानेर वाले ने बंदे ने गुड्स खरीदा दिल्ली से और उसकी डिलीवरी भी कहां ली? दिल्ली में कहीं और दूसरे एरिया में ली। मूवमेंट तो हुई पर दिल्ली में। माना कि वो करोल बाग से उसने, जो सप्लायर है वो करोल बाग के अंदर है और उसने डिलीवरी कहाँ ली? दिल्ली के अंदर लक्ष्मी नगर में ली। माना कि उसने हौज खास में डिलीवरी ली दिल्ली के अंदर ही। तो इस केस में दोस्तों प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? दिल्ली माना जाएगा, ना कि लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट जो कि कहाँ पे बैठा हुआ है? बीकानेर में। तो इस केस में दोस्तों ये क्या हुआ? इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स हुआ, क्योंकि दिल्ली में सप्लायर है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी कहाँ है? दिल्ली के अंदर है। तो इंट्रास्टेट के अंदर दोस्तों कौन सा टैक्स लगेगा? CGST एंड SGST। तो दोस्तों अब आगे चलते हैं, मूवमेंट ऑफ गुड्स समझ में आ गया। अब हम समझेंगे एक हाई सी सेल के बारे में, जिसको कहां लिखा हुआ? सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी के अंदर कहता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन ट्रांसफर ऑफ टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी कि जहां पे गुड्स की मूवमेंट जो होती है वो उसके गुड्स की जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो कैसे डिसाइड हो जाती है? बाय ट्रांसफर ऑफ टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी कि डॉक्यूमेंट क्या होगा? कोई इनवॉइस कॉपी होगा, कोई चालान होगा, उसके बेसिस पे वो जो माल है बिक जाता है। तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? ये दोस्तों इसको समझते हैं कि मान लीजिए ये कब हो सकता है? इफ बिफोर और ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स, तब जो सप्लायर है, सप्लाईज एक्टिंग ऑन डायरेक्शन ऑफ थर्ड पर्सन, जो सप्लायर है वो किसके बिहाफ पे? थर्ड पर्सन के बिहाफ पे, या हु मे बी एजेंट और अदरवाइज, ये जो कि थर्ड पर्सन का एजेंट है या अदरवाइज उसकी डायरेक्शन पे ये जो सप्लायर है गुड्स उसने बेच दिया किसी थर्ड पर्सन को, यानी कि बायर को, रिसिपिएंट को, पर उस थर्ड पर्सन ने या उसके बिहाफ पे किसी एजेंट ने डायरेक्शन दी सप्लायर को, और उसके बाद ये जो गुड्स हैं, डिलीवर द गुड्स टू द रिसिपिएंट और एनी अदर पर्सन, ये किसी और पर्सन को बेच दिए गए, जैसे इस एग्जांपल में यहां पे बेच दिए गए। तो उस केस में कैसे करेंगे? बाय ट्रांसफर और डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल एक्सेट्रा, देन इट शैल बी डीम्ड दैट द थर्ड पर्सन हैज रिसीव्ड द गुड्स, यानी कि ये माना जाएगा A, B एंड C। A ने B को माल बेचा और A ने उसकी माल की डिलीवरी B को कर दी। अभी वो माल डिलीवर ही हो रहा था, ऑन द वे था, तभी B ने A को कॉल करके बोला कि ये माल मुझे डिलीवरी नहीं चाहिए, माल आप मेरी जगह एक C है जो कि B ने वो माल C को बेच दिया है। अब B ने बोला A को कि ये माल मेरे प्लेस पे ना पहुंचा के C के प्लेस पे डिलीवर कर दो। तो इस केस में दोस्तों जो B का प्लेस है, जहां पे भी डिलीवरी नहीं हुई है, फिर भी उसको मान लिया जाएगा A से B की ट्रांजैक्शन के बीच में कि जो B का प्लेस है वही माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई A और B ट्रांजैक्शन के लिए। तो दोस्तों इसके अंदर जो दूसरी ट्रांजैक्शन कौन सी है? B to C, जहां पे A ने सीधा डायरेक्टली गुड्स मूव कर दिया C की लोकेशन पे, पर ट्रांजैक्शन किसके बीच में है? A से C की नहीं है, B to C की है। तो B के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? C, जहां पे गुड्स एक्चुअली डिलीवर हुए हैं। तो दोस्तों इसको हम जनरल टर्म में क्या बोलते हैं? हाई सी सेल बोलते हैं, जहां पे माल अभी ऑन द वे होता है और वो किसी और को बेच दिया जाता है थ्रू द डॉक्यूमेंट। तो इस केस में भी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ थर्ड पर्सन। आइए इसको दोस्तों एग्जांपल से, इसको केस स्टडी से समझते हैं, ज्यादा और अच्छा क्लियर होगा। इसके अंदर बोलते हैं कि ट्रांजैक्शन बिटवीन A एंड B के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई इज व्हाट इन गिवन इन B कॉलम, यानी कि B कॉलम में जो प्लेस दिया है वो होगा प्लेस ऑफ सप्लाई। क्या है दोस्तों वो? लोकेशन ऑफ सप्लायर A कॉलम, लोकेशन ऑफ थर्ड पर्सन B कॉलम, डिलीवरी ऑफ गुड्स C कॉलम, प्लेस ऑफ सप्लाई। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है दोस्तों? दिल्ली है। लोकेशन ऑफ थर्ड पर्सन यानी कि क्या है? गुड़गांव है। और डिलीवरी कहां गई है? नोएडा। बट हमें A और B के लिए हमें क्या देखना है दोस्तों? डिलीवरी ऑफ गुड्स देखना है क्या? नहीं देखना। हमें क्या देखना है? लोकेशन ऑफ थर्ड पर्सन देखना है। अगर हाई सी सेल हुई जहां पे गुड्स कैसे ट्रांसफर हो गए हैं? ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट हो गए हैं। तो इस केस में थर्ड पर्सन की लोकेशन जो कि B कॉलम में क्या है? गुड़गांव है, यानी कि सप्लायर की लोकेशन दिल्ली
और थर्ड पर्सन की लोकेशन गुड़गांव यानी कि हरियाणा, तो ये ट्रांजैक्शन क्या होगी दोस्तों, इंटरस्टेट, और टैक्स कौन सा लगेगा, आईजीएसटी। दूसरा केस दोस्तों, सप्लायर कहां पे है, दिल्ली में है, थर्ड पर्सन की लोकेशन क्या है, नोएडा है, और माल डिलीवर भी कहां कर दिए गए, दिल्ली के अंदर ही कर दिए गए। पर दोस्तों इसके अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, थर्ड पर्सन वाला नोएडा। तो ये कौन से ट्रांजैक्शन हुए, दिल्ली प्लेस ऑफ सप्लाई है और थर्ड पर्सन की लोकेशन नोएडा यानी कि यूपी उत्तर प्रदेश, यानी कि इस ट्रांजैक्शन को हम क्या कहेंगे, इंटरस्टेट, और क्या लगेगा दोस्तों, आईजीएसटी लगेगा। थर्ड केस दोस्तों, सप्लायर कहां है, दिल्ली के अंदर है, थर्ड पर्सन की लोकेशन कहां है, दिल्ली के अंदर है, डिलीवरी कहां करे गए गुड्स के, गुड़गांव के अंदर करे गए हैं। तो थर्ड पर्सन की लोकेशन कहां है, दिल्ली के अंदर, सप्लायर भी कहां है, दिल्ली के अंदर। तो दोनों लोकेशन क्या है दोस्तों, एक ही स्टेट के अंदर है, तो इसको क्या कहेंगे दोस्तों, इंट्रा स्टेट, और क्या लगेगा, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। अब दोस्तों इसी एग्जांपल को आगे बढ़ाते हैं, जो उसका सेकंड पार्ट है, ट्रांजैक्शन बिटवीन बी टू सी। तो इस केस में बी के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई जो होगी, जो कॉलम नंबर सी में दी गई है, इसी एग्जांपल को ही देखते हैं। तो सी कॉलम किस चीज का है, डिलीवरी ऑफ गुड्स देखना है यहाँ पे। तो ए बी सी की ट्रांजैक्शन के अंदर हमें बी और सी को देखना है, बी टू सी के लिए हमें कॉलम नंबर सी के प्लेस को देखना होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है, दिल्ली। बी थर्ड पार्टी की लोकेशन क्या है दोस्तों, गुड़गांव। अब ये हमारे लिए क्या बन गई दोस्तों, लोकेशन ऑफ सप्लायर बी टू सी के लिए। और डिलीवरी कहां करी गई है दोस्तों, नोएडा में करी गई है। तो दोस्तों गुड़गांव सप्लायर प्लेस और डिलीवरी कहां करी गई है, नोएडा। तो यहाँ पे दोस्तों प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो गया, गुड़गांव कहाँ है, हरियाणा, और नोएडा कहाँ है, उत्तर प्रदेश। तो ये ट्रांजैक्शन क्या हुई दोस्तों, इंटरस्टेट, और क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। दूसरा केस दोस्तों, दिल्ली से सप्लायर की लोकेशन वो हमारे रेलिवेंट नहीं, हमारे सप्लायर कौन है, बी है, जिसकी लोकेशन नोएडा है, और ये गुड्स कहां डिलीवर करे गए हैं, वो कहां करे गए हैं, दिल्ली। तो गुड्स की मूवमेंट कहां टर्मिनेट हो रही है, दिल्ली के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पे नोएडा यूपी के अंदर आ रहा है और दिल्ली एक स्टेट। तो दोनों के बीच की ट्रांजैक्शन क्या हुई, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, दिल्ली, और इन दोनों की सप्लाई क्या होगी, इंटरस्टेट होगी, और क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। तीसरा केस दोस्तों, लोकेशन ऑफ सप्लायर ए कॉलम वाले रेलिवेंट नहीं है, छोड़ दीजिए। लोकेशन सप्लायर बी कॉलम वाला बनेगा आपके लिए, बी टू सी के लिए, जो कि है दिल्ली। और डिलीवरी ऑफ गुड्स कहां हुए हैं, गुड़गांव के अंदर हुए हैं। तो गुड्स की डिलीवरी कहां टर्मिनेट हुई है, सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग गुड़गांव के अंदर हुई है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, गुड़गांव होगी। तो अब लोकेशन ऑफ सप्लायर दिल्ली और प्लेस ऑफ सप्लाई गुड़गांव यानी कि हरियाणा। तो ये क्या हुआ, इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन में क्या लगेगा दोस्तों, आईजीएसटी लगेगा। तो यहां तक दोस्तों क्लियर अपने को, सबसेक्शन 2 तक क्लियर हो गया। अब हम बढ़ेंगे सबसेक्शन 1 के बी तक, क्लॉज तक क्लियर हो गया। अब क्लॉज सी पे चलेंगे, जहां पे हम कहते हैं कि नो मूवमेंट ऑफ गुड्स है हमारे पास। तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, देन इन दैट केस प्लेस ऑफ सप्लाई इज अ लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी टू रिसिपिएंट। यहाँ पे जहां पे भी रिसिपिएंट ने उसकी डिलीवरी ले ली, वो प्लेस क्या बन जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स बन जाएगा। जैसे कि हम कोई सामान लेने जाते हैं किसी शॉप में, तो ओवर द काउंटर जो शॉपकीपर हमें माल दे देता है, वो गुड्स दे देता है, आइटम दे देता है, चाहे वो स्टेशनरी है, चाहे ग्रोसरी है, या कोई और आइटम है। तो उस चीज के लिए वो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, वो सप्लायर की जो काउंटर है, उसकी दुकान है, वही प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। वो दुकान अगर दिल्ली के अंदर तो दिल्ली प्लेस ऑफ सप्लाई है, वो दुकान अगर राजस्थान बीकानेर में है तो राजस्थान प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ स्टेट माना जाएगा। और दूसरा, जैसे जॉब वर्कर अगर कहीं और जा रहा है काम करने, किसी मशीनरी के ऊपर काम करने जा रहा है, तो मशीनरी रिपेयर करने के लिए कहाँ जाएगा, वो जो ऑनर है उसकी फैक्ट्री में जाएगा और वहीं पे उसकी मशीनरी रिपेयर करके फिर वहीं पे कंप्लीट करके लेके जाएगा। अगर वो लेके आ जाता तो बात अलग है, बट अगर वहीं पे करके आता है तो जॉब वर्कर की जो लोकेशन है, प्लेस ऑफ सप्लाई है, वही मानेगी जाएगी जहां पे वो काम कर रहा है। और भी दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल में, इस एग्जाम्पल के अंदर सप्लायर कहां पे है, कहा है, गोवा का है, और जो बायर है वो दिल्ली से आया है।
ठीक है दोस्तों। और ये जो माल बेचा जा रहा है वो कहाँ पे बेचा जा रहा है, चेन्नई के अंदर बेचा जा रहा है। तो गोवा से आए सप्लायर, उसने चेन्नई के अंदर आके दिल्ली के एक बायर को ओवर द काउंटर सामान बेचा, तो उसके अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी, ना तो गोवा ना तो दिल्ली, क्या, जहां पे रिसिपिएंट ने डिलीवरी ली है जो कि है चेन्नई, तो प्लेस ऑफ सप्लाई चेन्नई माना जाएगा। अब दोस्तों इसका क्लॉज डी पढ़ते हैं जो कि कहता है गुड्स इंस्टॉल्ड एट साइट्स, यानी कि मेरे को एक ऑर्डर मिला और मैं नोएडा में बैठा हुआ हूँ और मैंने वो गुड्स जाने हैं इंस्टॉल करके आने हैं दिल्ली में, तो मैंने गुड्स उठाए। मान लीजिए मेरे को एसी का ही कोई कंप्रेसर चेंज करना है और ये मेरा कस्टमर कहाँ बैठा है, दिल्ली के अंदर, मैं कहाँ बैठा हूँ, नोएडा के अंदर। तो मैं वो कंप्रेसर अपनी बैग में रखूंगा, गाड़ी में लेके दिल्ली जाऊंगा और दिल्ली में उसके घर पे जाके वो कंप्रेसर चेंज करके एसी चालू करके आऊंगा। तो दोस्तों इस केस में कंप्रेसर जो मैंने आइटम उठाया तो नोएडा से, पर मैंने इंस्टॉल्ड कहाँ करा इसको, दिल्ली के अंदर, क्योंकि मशीनरी वहां थी। तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानेंगे दोस्तों, तो कहते हैं गुड्स असेंबल्ड और इंस्टॉल्ड एट साइट, तो प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सच इंस्टॉलेशन। तो जहां पे इंस्टॉलेशन हुई है जिस प्लेस पे, वो प्लेस क्या बनेगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। तो मेरे वाले एग्जांपल जो मैंने आपको बोला उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा, दिल्ली। और डायग्राम से समझते हैं, ये पावर प्लांट है, जो कि पावर प्लांट सप्लायर कहां से आया, सप्लायर फरीदाबाद यानी कि हरियाणा से आया इस प्लांट के अंदर काम करने के लिए। और इस प्लांट का जो ऑनर है वो कहां बैठा हुआ है, रिसिपिएंट जो है गुड़गांव के अंदर बैठा हुआ है। और दोस्तों ये प्लांट कहां पे इंस्टॉल्ड है, ये नोएडा के अंदर है। तो सप्लायर को ऑर्डर किससे मिला, गुड़गांव वाले रिसिपिएंट से मिला। और ये इंस्टॉलेशन कहां पे हुई, किस प्लांट में हुई, जो प्लांट कहां पे है, नोएडा के अंदर है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए मुझे रिसिपिएंट की लोकेशन नहीं देखनी है, मुझे क्या देखना है दोस्तों, मुझे ये देखना है कि मैंने इंस्टॉलेशन कहां पे करी, जो कि है नोएडा। तो यहाँ पे फरीदाबाद सप्लायर की लोकेशन है और इंस्टॉलेशन कहां पे हुई है, नोएडा के अंदर, यूपी के अंदर। तो हरियाणा टू यूपी, तो क्या लगेगा, IGST लगेगा। अब दोस्तों सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्लॉज ये पढ़ रहे हैं जो कि लास्ट क्लॉज है सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 का, जो कहता है कि गुड्स सप्लाइड ऑन बोर्ड ए कन्वेंस, यानी कि बोर्ड होते हैं किसी कन्वेंस पे, ऐसे गुड्स के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बोलेंगे। कहता है कि गुड्स when goods are supplied on a board a conveyance such as vessels, aircraft, a train और motor vehicle। तो conveyance क्या हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल वेसल हो सकता है, एयरक्राफ्ट हो सकता है, ट्रेन हो सकता है या मोटर व्हीकल हो सकता है। उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द प्लेस ऑफ एट विच दे आर टेकन ऑन बोर्ड, जहां पे वो माल लोड कर दिए जाते हैं। फर्दर उस व्हीकल के अंदर वो गुड्स फिर आगे चला जाता है, तो जहां पे वो लोड करे जाते हैं, ऑन बोर्ड करे जाते हैं, वो प्लेस जहां पे वो ऑन बोर्ड करे जाते हैं, जहां पे वो लोड करे जाते हैं, वो प्लेस क्या बनेगा, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स बनेगा। फॉर एग्जांपल दोस्तों, if an aircraft depart from Delhi to Chennai after taking on board food for consumption on board, कब टेक ऑफ होता है, दिल्ली से चेन्नई के लिए कब उड़ता है, उड़ रहा है, जा रहा है, पर उसके लिए उसमें फूड कहां पे ऑन बोर्ड कर दिए गए, दिल्ली के अंदर। तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई उन गुड्स के लिए क्या माना जाएगा, दिल्ली माना जाएगा। इवन दो वो गुड्स जो फूड आइटम है कंज्यूम कहां हो रहे होंगे, ऑन द एयर, जब वो एरोप्लेन दिल्ली से चेन्नई के बीच में जा रहा होगा, उसके बीच में कहीं जयपुर में, कहीं गुजरात में वो कंज्यूम हो रहे होंगे। तो ना तो दिल्ली, ना तो गुजरात, सॉरी ना तो गुजरात, ना राजस्थान, कोई नहीं, क्या माना जाएगा, जहां पे वो ऑन बोर्ड हुए, जहां पे ऑन बोर्ड कहां हुए, दिल्ली के अंदर, ना तो वो लोकेशन चेन्नई मानी जाएगी, सिर्फ जहां पे वो ऑन बोर्ड हो रहे हैं वही प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। अब दोस्तों इसका एक सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 है अदर केसेस के लिए, जो ये बोलता है कि अदर केसेस वेयर प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड, उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी डिटरमाइंड इन सच ए मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो इसमें जनरल कॉन्सेप्ट चलेगा या उसके लिए कोई और अगर रूल आ जाएगा तो वो नोटिफाइड माना जाएगा। अब दोस्तों हम सेक्शन 11 पे आते हैं, जो कहता है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा।
इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हम समझ चुके हैं कि इंपोर्ट क्या होगा, जब माल इंडिया से की टेरिटरी से बाहर किसी दूसरी कंट्री में जाएगा। एक्सपोर्ट क्या होगा दोस्तों, जब बाहर